नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात चुनाव की, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 राज्यों में अब और चुनाव होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की और झारखंड की। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि झारखंड की जो 81 सीटें हैं 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को ये बांटे गए हैं और 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन आज का दिन बड़ा दिलचस्प दिन साबित हुआ। ये 288 और 81 सीटें कुल मिलाकर 369 सीटें चुनाव होने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह नहीं बनी, आज की बड़ी खबर बनी एक सीट विधानसभा के उपचुनाव की सीट। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया, घोषणा कर दी गई। होना था 10 सीटों पर। अब मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होंगे, घोषणा नहीं की गई। इसका कारण बताया गया 2 टूक कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में और चुनाव को लेकर कोई भी अगर याचिका दाखिल होती है वो हाई कोर्ट पर ही सीधे दाखिल होती है, वहां पर लंबित है, तो अभी चुनाव नहीं कराए जा सकते। अब पहली निगाह में भाई मामला सब जुडिस है, कोर्ट के सामने है, फैसला कुछ आ सकता है, उसमें चुनाव पहले ही करा लिए जाएं और जीते हुए उम्मीदवार के खिलाफ ही कोई फैसला आ जाए तो चुनाव बेमानी हो जाएगा। तो लगता है कि हां भाई चुनाव आयोग ने ठीक किया। लेकिन अब डिटेलिंग में जब गए तो मेरा माथा थोड़ा सा चकराने लगा। वो एक मशहूर प्ले भी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये तो ना एक के बाद एक छोटी छोटी बातें हंसाने वाली होती दिखाई दी। अब वो ये कहने पर मैं मजबूर क्यों हूं। दरअसल मामला क्या है, 2022 में मिल्कीपुर में चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद थे, उनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ थे। अवधेश प्रसाद जीत गए, पर गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर दी कोर्ट में। अब ये याचिका की पूरी डिटेल तफसील मेरे पास है। ये 22 अप्रैल 2022 को याचिका दाखिल की गई। याचिका किस बात को लेकर दाखिल की गई कि भाई अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया वो दरअसल गलत है। और गलत किस बिना पर? कोई जानकारी वगैरह गलत नहीं दी गई। बाबा गोरखनाथ भी मान रहे हैं कि वो दरअसल जिस नोटरी से नोटराइज कराया, हलफनामे पर वो मुहर लगवानी पड़ती है ना, उसका लाइसेंस खत्म हो गया था जी। लाइसेंस एक्सपायर हो गया था गलत नोटरी से। ऐसी नोटरी जिसका लाइसेंस ही खत्म हो गया, तो जी चुनाव इसका अवैध घोषित करो। अब इस बीच सुनवाई चल रही थी। अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद से, अयोध्या से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया और वो जीत भी गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पटखनी मिली। 29 सीटों का नुकसान हुआ, 62 से गिरकर 33 पर आकर अटक गई। और यही सबसे बड़ी बल्कि वजह भी रही कि बीजेपी 272 का बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार, जहां से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं और करिश्माई नेता योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरा वहां के मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी 37 सीट ले गई। पर यह कहानी तो आप जानते हैं, असल कहानी पे आते हैं। अब अवधेश प्रसाद बन गए सांसद। वहां कोई दिक्कत नहीं आई, वहां उन्हें रोका नहीं गया। अगर उन्होंने कोई गलती की थी
तो उसकी सजा तब मिल जानी चाहिए थी। और इसमें दिलचस्प बात एक और, आखिरी सुनवाई इस मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 12 सितंबर 2023 को हुई। 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है, पर संज्ञान ले लिया चुनाव आयोग ने कि जी मामला तो लंबित है। और चुनाव आयोग इसमें पार्टी क्यों नहीं बना? अब 2-2, 3-3 साल, इसका मतलब चुनाव ही नहीं होगा। कोई विधानसभा क्षेत्र बिना विधायक के ही काम चलता रहेगा। बस एक लाइन में बात को खत्म कर दिया गया। अब समाजवादी पार्टी, जाहिर सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल होता, वो हमलावर है, सवाल उठा रहा है, निष्पक्षता पर भी सवाल कर रहा है चुनाव आयोग की कि भाई अयोध्या हारे थे, मिल्कीपुर भी हारना पड़ गया, तो ये बीजेपी के लिए डबल वैमी हो जाएगी। ये जानबूझकर एक सीट को हटा दिया गया क्या इस मैट्रिक्स से? अब एक और दिलचस्प बात आ गई सामने। देर शाम, अभी थोड़ी देर पहले एक और हमें जानकारी मिली कि बाबा गोरखनाथ कह रहे हैं कि ये याचिका मैं वापस लेने को तैयार हूं। आप समझ रहे हैं, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रहा है। और ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है क्या, या ये जानबूझकर किया जा रहा है? जो विपक्ष कहता है कि भाई नहीं, चुनाव आयोग जो सूट करता है बीजेपी को वैसा करता दिखाई देता है। सवाल तो इस बात पर भी उठे थे कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव क्यों नहीं हुए? पिछली बार जो चुनाव हुए थे वो तो साथ साथ हो गए थे। इस बार जानबूझकर वक्त दिया जा रहा है क्या? और ये तो राजनीति चलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ हम महाराष्ट्र पर भी नजर डालने वाले हैं। 9 करोड़ 63 लाख मतदाता अपने मत का इजहार करेंगे वहां पर। एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में दिलचस्प बात क्या है इस बार? सिर्फ एक आंकड़े के जरिए आपको बात समझा देता हूं। 2019 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 105 सीटें जीती। गठबंधन था शिवसेना के साथ, शिवसेना की 56 सीटें आई, एनसीपी की 54 आई, कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी थी, 44, अन्य के खाते में 29 सीटें आई। लेकिन अब वहां पर शिवसेना दो फाड़ हो गई है, एक उद्धव ठाकरे गुट, एक असली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट। एनसीपी दो फाड़ हो गई है, एक शरद पवार गुट और एक असली एनसीपी अजित पवार गुट। तो एक महाविकास अघाड़ी बन गई है, कांग्रेस उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना और एनसीपी शरद पवार वाली, और एक महायुति बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी। और यहीं दिलचस्प हो जाता है खेल कि कौन ये वोट कैसे बटेंगे। असली नकली के इस खेल में असल वारिस क्या जनता अब तय करेगी। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने, यानी कि इंडिया गठबंधन ने पटखनी दी एनडीए को, 30 सीटें वो जीत गए। 42 सीटें पिछली बार एनडीए जीता था 48 में से। और बीजेपी का हाल तो ये हो गया, 28 सीटें वो लड़ी पर 9 पर ही जीत दर्ज कर पाई। कांग्रेस पहले नंबर की पार्टी बन गई। पर वो बात पुरानी हो गई है लोकसभा की। अभी हरियाणा के जो नतीजे आए, और हर कोई जो माने बैठा था कि कांग्रेस तो जीतने वाली है, जीत के मुंह से हार खींच लाई कांग्रेस। तो बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आती दिख रही है। और महाराष्ट्र में भी क्या ऐसा रिपीट कर देगी? अब यह अपने आप में लाख टके का सवाल हो गया है। और बम बम होता दिख रहा है वहां पर महायुति वाला गठबंधन। लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी होती है,
रोज बरोज आज आखिरी दिन भी चुनाव से ठीक पहले बीएमसी के कर्मचारियों को 28,000 रुपए का बोनस देने का ऐलान कर दिया गया। कहीं वातानुकूलित विश्राम गृह का उद्घाटन हुआ तो कहीं थाने के क्रीक ब्रिज का उद्घाटन कर दिया, फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। 10 दिन में छोटे फैसले 1200 से ऊपर, बड़े फैसले 30 से ऊपर। अनाउंसमेंट स्प्री पर निकल पड़ी है वहां की सरकार। तो खेल वहां पर मुद्दों का होगा, चेहरे का होगा, यह भी देखने वाली बात है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल देखिए एक सीट का, यह बड़ी खबर बन गई है। मिल्कीपुर को लेकर बवाल, चुनाव आयोग पर सवाल, और महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान, कौन कमजोर कौन बलवान, और इससे आने वाले दिनों में देश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय होगी क्या। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सुधांशु मित्तल, एनडीए यानी कि महायुति से ही एक और अहम मेहमान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के कृष्णा हेगड़े, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जुड़ेंगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर, और राष्ट्रीय राजनीति पर वो भी नजर रखते हैं पर ज्यादा नजर रखने वाले विजय त्रिवेदी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चर्चा होनी थी महाराष्ट्र की, चर्चा का विषय बन गया है मिल्कीपुर। सुधांशु मित्तल की जी पिटीशन, एक याचिका लंबित पड़ी है हाईकोर्ट में। याचिका कैसी है? 1 साल से सुनवाई नहीं हुई। याचिका इस बात की कि भाई नोटरी का लाइसेंस एक्सपायर कर गया था, याचिकाकर्ता कह रहा है वापस ले लूंगा। इन सब बातों का संज्ञान नहीं लिया क्या चुनाव आयोग ने? बस लकीर का फकीर बन गया कि जी मामला कोर्ट में लंबित है तो चुनाव नहीं कराएंगे। संदीप जी, अच्छा होता कि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, तो ये जवाब आप इलेक्शन कमीशन से पूछते। पूछा गया सवाल, एक लाइन में कहा, आप इसका जवाब पूछे। नहीं, एक लाइन में जवाब दे दिया कि कोर्ट में मामला पेंडिंग है। उसके बाद दूसरी लाइन भी पूछी जा सकती थी कि क्या वहां पे कोई स्टे ऑर्डर है, नहीं है, क्या ऑर्डर है ना? ऐसा नहीं है, जब आपको पूछना होता है तो सब लोग पूछते हैं, जब नहीं पूछना होता है तो फिर आप हमसे पूछते हैं। भाई इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जाने ना, इलेक्शन कमीशन के कार्य के बारे में जवाबदेही भाजपा की कैसे हो जाएगी? ये तो बहुत ही, मुझे लगता है आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं, ये तो विपक्ष के आरोप हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग जो बीजेपी को, सुनिए ना, तो उनका जवाब, मतलब आप भी तो आरोप लगाते हैं तो उनसे वो जवाब की उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। विपक्ष कह रहा है चुनाव आयोग जो बीजेपी को सूट करता है उस हिसाब से फैसले कर रहा है। बेईमानी है ये आरोप। चुनाव आयोग जो है, अगर भाजपा को जो सारी चीजें सूट करती हैं उसके हिसाब से फैसले करता है तो 240 सीटें लोकसभा में थोड़ी आती हैं। अभी तो इन्होंने कह दिया ईवीएम खराब हो गई है। इनका क्या, आप समझे नहीं, मतलब मैं किस बात का क्या जवाब दूं? मुझे लगता है कि गंभीर मुद्दों को ट्रिविलाइज करने का जो है ठेका ऑपोजिशन ले रखा है। अब अभी तक निष्पक्ष चुनाव हो गए थे लोकसभा के, राज्य अभी हरियाणा हारे तो ईवीएम का इशू आ गया था। तो इनके बेबुनियादी बातों को कहाँ जवाब देना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि भाजपा को ऐसी चीजों का संज्ञान भी लेना चाहिए। नहीं, मिल्कीपुर कोई साधारण सीट नहीं है, कोई और सीट से पूछे, भाजपा की कोई इसकी जरूरत है। आप इतने तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधांशु भाई, आप इतने तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। देखिए, मिल्कीपुर एक साधारण सीट नहीं है, ये वो सीट है जो फैजाबाद अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में आती है। वो अयोध्या जहां पर 22 जनवरी को इसी साल, चुनावी साल में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो सीट आप हार गए। उसी सीट की एक विधानसभा पर चुनाव करवाने को चुनाव आयोग तैयार नहीं दिख रहा।
ये महज अब संयोग है आपने क्या? कह दिया संदीप जी, देखिए कयास तो आप कुछ भी लगा लीजिए, मैं बताऊं, आप कयास कुछ भी लगा लीजिए। इस देश में न्यायपालिका नाम की भी एक चीज है, और न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता को ठोक बजा के जनता के सामने रखा है। तो इसलिए कोई भी कार्य इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करने वाली है जो कि सरासर असंवैधानिक या होगी या गैर कानूनी होगी। आप तो और सफोलॉजिस्ट मैंने भी कहा हैं, इसका चुनाव जवाब पर हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? नहीं नहीं, मैं वैसे ही एक साधारण सी बात, तो- थोड़ा तो दर्शकों वो को अगर बताएगा ना, इलेक्शन कमीशन बताएगा। एक मिनट, एक चीज मुझे ये बताइए ना सुधांशु मित्तल, और आप तो सोफोलॉजिस्ट भी हैं, आप चुनाव की बारीकियां और चुनाव की टेक्निकलिटीज और जो कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, भली भांति आप जानते हैं, वॉकिंग टॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया है। मुझे एक चीज बताइए, 2.5 साल हो गए, 22 अप्रैल 2022 को ये याचिका दाखिल की गई थी। जिसके खिलाफ याचिका हुई वो तो अब विधायक भी नहीं है, वो सांसद बन चुके हैं, बाकायदा ओथ भी ले ली। मतलब कोई भी फैसला भी आ जाए अवधेश प्रसाद पर तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ये मतलब बाल की खाल निकाली जा रही है क्या? ये किस बात को लेकर? ये तो वैसे ही चुनाव की घोषणा कर दी जाती तो इसमें क्या अवैध हो जाता या क्या इलीगैलिटी हो जाती? संदीप जी, मैंने फिर आपसे कहा, जब तक कि आप सारे कोर्ट के ऑर्डर इसमें क्या है क्या नहीं है जब तक नहीं पढ़ लें, तब तक किसी चीज के निष्कर्ष पे आना, ये जो है, अवधेश ये प्रसाद गंभीर अब बात विधायक ही नहीं है, अब तो पहले वो देखिए ना सांसद कि बन कहीं- चुके। सुनिए, मैं एक सेकंड, अरे भाई आप समझ ही नहीं रहे। विधायक होना हो, कोर्ट ने अगर कोई स्टे कर रखा होगा तो अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड टू बी इनफ्रक्चुअस, हाउ कैन समथिंग बी डन? आप पहले कानून की व्यवस्था चुनाव को तो आयोग कानून के हिसाब से अदालत देखिए ना। नहीं जा सकता हाई था। कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कोई करेगा ना? चुनाव आयोग पार्टी नहीं नहीं बन नहीं, वो नहीं सकता जा था इस सकता मामले है, में। क्योंकि जिसमें वो पार्टी नहीं है उसमें क्या जाएगा? अच्छा पहले देखिए तो भाई, मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर मुझे इसके बारे में कहा गया होता तो मैं सारे तथ्य लेके आके कम से कम कुछ उजागर भी कर सकता था। मुझे तो आज महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे नहीं, उसके बारे में कहा गया, इसलिए मैं उसके वो बारे आपकी में बात बोलने के लिए जायज आया है। था। नहीं, वो बात आपकी जायज है, क्योंकि मुझे ये बताया होता खबर तो कल आप ये पिछले 10-15 मिनट में इतनी जानकारियां आई कि ये बड़ी खबर हो गई। पर आप तिल का ताड़ बना रहे हैं क्या मनोज काका? अरे एक सीट में क्या हो जाएगा, आप बाकी 9 सीट देखिए ना, वहां पर अपना चुनाव जीत कर दिखाइए। अब चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान लिया कि कोर्ट में है, कोर्ट में तो मामला है, इस बात को थोड़ा डिनाई किया जा सकता है। देखिए, चुनाव आयोग पर तो यही कहा जा सकता है कि जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे, और तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो चुनाव भारत के जो चुनाव आयोग है उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता की प्रतिबद्धता इस देश के लोकतंत्र के प्रति है ही नहीं। भारतीय जो इस समय चुनाव आयोग है उसकी प्रतिबद्धता सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति है, क्योंकि जो भी उसकी कार्रवाई होती है अपोजिशन के खिलाफ होती है, और अपोजिशन जितना अब सुनिए ना, सुनिए, खत्म कर रहा हूं। जितना चुनाव आयोग आज ये देख लिया कि हाई कोर्ट में पिटीशन है, पिटिशनर आज खुद उनका वकील कह रहा है कि मैं तो उसको वापस लेने वाला हूं, और जो पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है कि जिस पद के लिए वो वहां पर पिटीशन किया गया, जब वो व्यक्ति उस पद पे है ही नहीं, तो ऐसे ही वो पिटीशन उसका कोई मायने और मूल्य नहीं रह जा रहा। लेकिन जो चुनाव आपने ये मान लिया चुनाव आयोग उसकी डिटेलिंग में गया ही नहीं होगा। चुनाव आयोग पर बड़ी आसानी से सवाल आपने उठा दिए। 4 जून को जो नतीजे आए थे, 37 सीटें आपने यूं ही जीत ली थी। चुनाव आयोग ने आप पर मेहरबानी कर दी थी उस वक्त, जो आप कह रहे हैं कि नहीं अब बीजेपी पर मेहरबानी कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने हम पे मेहरबानी नहीं करी संदीप जी, हम पर बेईमानी करी। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग बेईमानी नहीं करता और अगर निष्पक्षता और पारदर्शिता से करता तो समाजवादी पार्टी 50 सीट जीतती। हम लोग लगातार ये कहते आए हैं, हजारों वीडियो हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखाया है कि हमारे लोगों का वोट काटा गया है। हमारे नेता, इस देश के पहले ऐसे नेता अखिलेश यादव जी ने कि 18,000 वोटरों का उन्होंने एफिडेविट दिया देश के निर्वाचन आयोग को और बताया कि यह नाम काटा गया है जिंदा लोगों का। चुनाव आयोग एक शब्द जवाब नहीं दे पाया, जबकि स्वस्थ लोकतंत्र में एक व्यक्ति के भी मतदान के बहुत मूल्य होते हैं, और एक व्यक्ति के मतदान से भी ठोकना बड़ा आसान हो जाता है। हाइंडसाइट इज अ ग्रेट थिंग। मनोज, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, थोड़ा बहुत मैं भी लोगों से बात करता हूं, नेताओं से भी मैं संपर्क साधे रखता हूं।
कहाँ 20-25 की आप अपनी कैलकुलेशन लगा रहे थे, 37 तो बोनस मिला था। अब आप 50 कहने लग जाएं, अब तो कोई भी ताल ठोकी जा सकती है। देखिए, मैं संदीप जी, आपके किसी भी बयान पर, हम लोग समाजवादी लोग हैं, ना आप पर एफआईआर होने वाला है, न आप पर किसी तरह की कोई धमकी। आपको हर बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये CEO आप है, मुझ पर और ये एहसान कर रहे हैं या दूसरों को धमका रहे हैं मेरे जरिए? नहीं नहीं, हम आपके बात कहने की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं, हाँ। और पूरा आपको हिम्मत दे रहे हैं कि आप खूब कहिए, हाँ। हमारी खूब आलोचना करिए। और सरकार में भी हम रहे हैं तो हमारी आलोचना आपने करी है। और बताइए, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी पार्टी ने कभी एफआईआर करा हो, या एक भी अपना, आप तो व्यक्तिगत भी अगर हमारे नेता को जानते हैं, कभी व्यक्तिगत भी उन्होंने आपसे कहा हो कि नहीं हमारी आलोचना बंद होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है। फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग, हम लोगों ने लगातार कहा कि उन 10 सीटों पर जो बीएलओ हैं, जो यादव जाति के हैं, जो मुसलमान हैं, जो कुर्मी हैं, जो दलित हैं, उनको लगातार हटाया जा रहा है। लगातार उन 10 सीटों पे हटाया गया। अब और उसका संज्ञान चुनाव आयोग ने नहीं लिया, लेकिन एक पिटीशन का चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया, क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता बीजेपी के प्रति है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कम है। और अब देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, एक मिनट मनोज, आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी खबर आ रही है। एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट क्या किया है, थोड़ा सा शायराना अंदाज भी है। अखिलेश यादव ने तंज कसा है, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। सुधांशु मित्तल, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये तो सीधा आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट रागिनी, रुकिए, अभी है, अभी सुधांशु है। तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे। हाँ। हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे, तू खुदा है तुझे हर बात रवा है यारो। क्या बात करनी है? अरे जंग तो 9 सीटों पे भी तो होने वाली है, उसकी चिंता करो भाई। ऐसी क्या है, बड़ा दुर्भाग्य है संदीप जी, गंभीर राजनीति होनी ही खत्म हो गई है। लफाजी और पोस्टरिंग जो है, उसकी वजह से राजनीति का जो पूरा स्वरूप है वो ऐसा अजीब सा हो गया कि क्या उस पर टिप्पणी करनी है। तो मतलब ये पोस्चरिंग हो रही है, मैं समझ गया। रागिनी नायक, आप मुस्कुरा रही थी, पोस्चरिंग हो रही है, नैरेटिव कर रहे हैं, जंग जिसने टाली है समझो उसने जंग हारी है। वो तो हरियाणा में भी 4 दिन चुनाव टले थे ना, वो जो 5 को नतीजे आने थे वो 8 को आए, 1 तारीख की जगह 4 तारीख 5 तारीख कर दी थी तारीख वोट डालने की। जी देखो बीजेपी डर गई, घबरा गई, जी घबरा गई, चुनाव को टाल रही है। क्या हुआ? जीत गई बीजेपी। क्या? हाँ, जी बोलिए ना। ये संदीप जी, मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी क्योंकि आज आपने ना एकदम नब्ज पकड़ ली जब आपने कहा कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो ये सच में कॉमेडी ऑफ एरर्स ही हो रही है, और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहरहाल मैं आप ही की बात से शुरू करती हूँ। देखिए, असल में हार का डर जो ना कराए वो कम है। अगर मिल्कीपुर की बात करें तो जो कटी हुई नाक है ना भारतीय जनता पार्टी की, उस कटी हुई नाक की जो बची कुची इज्जत है, उसे बचाने की ऊहापोह चल रही है। और मैं तो एक साधारण सी बात कहती हूँ, जो कि साधारण दर्शक जो आपके देख रहे हैं, जिनको शायद कोई लीगल नॉलेज ना हो, वो भी समझेंगे। भाई, एक पिटिशन डाली गई, पिटिशन के ऊपर क्या किसी भी कोर्ट ने स्टे लगाया है? चुनाव पर स्टे नहीं लगा है। पिटिशन है, पेंडिंग है, बहुत सारी देश और में आखिरी सुनवाई 12 सितंबर पिछले साल हुई थी। और नहीं, और सुनिए ना, तो अगर स्टे नहीं लगा है तो ये दुम दबाकर भागने के पीछे का कारण तो स्पष्ट नजर आ रहा है। तो ऐसा है कि जब ये जो स्व घोषित ठेकेदार धर्म के बनते हैं, ये संघी और भाजपाई, उनको अयोध्या फैजाबाद की जनता ने ही समझ लिया कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। और जहां तक मोदी जी की बात है, जो आप फ्रीबीज की भी बात कर रहे थे, कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई, और उसी का डर है कि अब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। अब नाक कट गई, ये हो गया, वो हो गया। आपका क्या हुआ?
हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा का जवाब नहीं दिया जी, तो ये तो जंग टाल रहे हैं, ये वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तब भी कहा था कि 1 तारीख की जगह 5 तारीख करवा दीजिए, छुट्टी का पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? बिश्नोइयों के त्योहार आ रहे हैं। हुआ क्या? तीसरी बार सरकार, इतिहास दर्ज हुआ। नहीं, ये इनके इन प्रकार ने जीत गए। आज पूछा था ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो 99% बैटरी के बारे में जवाब दिया उन्होंने। संदीप जी टाल गए, बोले इंडिविजुअल पिटिशन है, इंडिविजुअल जवाब दूंगा। लेकिन वफादारी की कस्में खाते हुए जरूर नजर आए, शायरी भी हुई। तो एक शेर मैं भी पढ़ देती हूँ, ये इलेक्शन कमीशन के लिए है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो भाई देखिए, ईवीएम 99% भी थी, 0% बैटरी वाली भी थी और 60-70% बैटरी वाली भी थी, उन पर जवाब नहीं मिला। बहरहाल अगर हरियाणा में हारे, अच्छा, वो तो कर्नाटक ये में जीते पूर्वानुमान थे, लगाएंगे। हिमाचल में जीते थे। आप हर लाइन काट देते हैं। देखिए आपका ये कैसा पूर्वाग्रह है जो कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में भी हारेंगे हम? किसने कैसे कहा? हारेंगे? ये किसने कहा? तो आप क्यों कह रहे हैं हरियाणा हार गए? हरियाणा हार गए तो अब आगे की लड़ाई की बात करते तो हैं। हरियाणा कह रहा हूं मैंने, ये कब कहा महाराष्ट्र? मैं तो ये कह रहा हूं कि कर्नाटक जब जीते, हिमाचल जीते, तब ईवीएम ठीक थी, चार्जिंग ठीक चल रही थी तब उनकी। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर में साथ में चुनाव हुआ, एक भी ऐसी ईवीएम क्यों नहीं मिली जहां पर 99? एग्जैक्टली माय पॉइंट। तेलंगाना आप जीते, हिमाचल में मतलब जम्मू कश्मीर में नहीं किया जाएगा, पर हरियाणा में कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इसका जवाब सुन लीजिए आप। हाँ। आपने उस दिन भी मुझसे पूछा था। देखिए, जम्मू कश्मीर में भी अगर 99% बैटरी चार्ज मिलती और उसमें मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के भी अगर वोट ज्यादा आए होते और हमारे वोट ज्यादा आए होते, तो भी हम प्रश्न पूछते। और हमने ये प्रश्न पूछना शुरू कर दिया था जब हमारी आप 74 सीटें दिखा रहे थे और उनकी कुछ 10-12 सीटें दिखा रहे थे। बहरहाल अब वो बहस पीछे छूट गई। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ, महाराष्ट्र पे बात कर लेते हैं। मैं फिर उसी बात पर आती हूँ कि हार का डर जो ना कराए वो कम है। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने तथ्य सामने रखे, मैं दोहराती हूँ कि 28 सीट पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरती है, डबल डिजिट का आंकड़ा नहीं छू पाती है, 17 सीटें हारती है। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ती है, 13 सीटें जीतती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है। और तभी से भारतीय जनता पार्टी धूम दबा लेती है, टालती जाती है। अच्छा, टाल मटोल इसलिए हो रही है। मैं अभी महाराष्ट्र पर आता हूं। 1 मिनट रागिनी, 1 मिनट। पहले मिल्कीपुर को तो वहां का जो दूध फैला हुआ है, मिल्क फैला हुआ है, पहले उसको समेट लेते हैं। ये चुनाव आयोग, भाई कोई स्टे भी नहीं लगा हुआ। पिछले साल 12 सितंबर को आखिरी सुनवाई हुई, याचिकाकर्ता कह रहा है हम तो जी याचिका वापस ले लेंगे। मच अडो अबाउट नथिंग। ये तिल का तार बन रहा है क्या? देखिए, चुनाव आयोग ने क्या कारण लिए होंगे कि भैया पिटीशन के लिए, लेकिन जो पिटीशन की स्थिति है उसमें साफ है कि अब तो वो अवधेश जी, ये तो 15 मिनट की रिसर्च में हमें पता लग गया। चुनाव आयोग का तो काम है ये पता करना। विधायक भी नहीं रहे वो अवधेश जी जिनके खिलाफ हुई है, तो वैसे हाँ। वो एक तरह से बेईमानी है वो, बेईमानी हाँ। हो गई है वो। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन को देखना था, वो हो सकता था, मतलब उनको, मुझे नहीं पता, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन खुद भी कोर्ट में जाकर कह सकता था ये भी होता। देखिए, मैं यहां तक वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। विजय, मैं यहां तक भी कंसीड करने को तैयार हूं कि भाई हलफनामे में गलत जानकारी दी गई, कोई आपराधिक केसेस की बात छिपाई गई, कुछ चल अचल संपत्ति में झोल था। ये तो याचिका इस बात की थी कि जी जिससे नोटराइज कराया अपना हलफनामा, ठप्पा जब मोहर जिससे लगवाई, उसका लाइसेंस एक्सपायर कर गया था जी। नहीं, वो उसको मैं पिटीशन को देख रहा था, तो उसमें बाबा गोरखनाथ ने कहा है कि भाई जो पिटीशन की थी, तो हमने एक एमएलसी थे अनूप गुप्ता, हाँ। उनका केस को रेफर किया इसमें, हाँ। और उनका इलेक्शन रद्द हो गया था इसी मसले पर कि ये जो है एफिडेविट के लिए जो लॉयर है, नोटरी है, उसका लाइसेंस नहीं था। खैर वो तो अलग इशू है, लेकिन अब तो वो इशू ही नहीं बचा, क्योंकि जिसके खिलाफ लड़ा गया है चुनाव। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन जो जनता के प्रतिनिधित्व के लिए बात करता है, तो उसको पूछना चाहिए था खुद इलेक्शन हाई कोर्ट जाकर कि साहब हमें इलेक्शन करवाना है 6 महीने कर रहे हैं, जो तंज कस रहे हैं अखिलेश, या ये खामखा की पोस्चरिंग है भाई, बाकी 9 सीटों पर दिखा दो अपनी उनका मौका मिल गया ना, केवल कोई चौका क्यों ना लगा। हाँ, मौका मिल गया। बाकी तो अभी तो 9 सीटों पर लड़ाई लड़नी है, और उसमें भी 5 सीटें उनके पास हैं। तो यदि वो जीत भी जाएंगे तो मतलब कोई इतना, अब तो उनके पास मौका कि वो 4 सीटों पर और कर लेंगे, विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे, विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। तो वो वाली बात है, और इसको हर बात को बीजेपी से जोड़ देना। और जैसे अभी ये ईवीएम की बात हुई, रागिनी जी ने भी जिक्र किया कि भाई इलेक्शन कमीशन ने
नहीं जवाब दिया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पूरे ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लेकर जवाब दिया कि शुरुआत से जब मशीन आती है ईवीएम और जब खत्म होता है तब तक उस पर हर इलेक्शन एजेंट के साइन होते हैं, उनकी वीडियोग्राफी होती है और वो हमेशा मौजूद होते हैं। तो अब इस पर तो कभी सवाल नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी। और फिर हरियाणा में भी और अपनी आंतरिक समीक्षा तो कर लो। हम बीजेपी की मरोड़ की बात कर रहे थे, कांग्रेस की मरोड़, और वो बागियों से बातचीत, हुड्डा साहब खुद भी मान नहीं रहे थे इस बात को। एग्जैक्टली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मरोड़ में ये वही शब्द जो बीजेपी के लिए इस्तेमाल हो रहा था वो कांग्रेस, उसकी आंतरिक समीक्षा कर लेना। राहुल जी ने जो कांग्रेस की बैठक में कहा ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने भी कहा ईवीएम छोड़िए, बताइए कि क्यों हम हारे हैं। हाँ, पर अब महाराष्ट्र पर भी आते हैं। क्या महाराष्ट्र की टाल मटोल करके टाइम बाय कर लिया कृष्णा हेगड़े? अब थोड़ा सा मुतमईन है, सारी घोषणाएं भी कर दी, अब पूरा जोर लग सकता है महाराष्ट्र में? विपक्ष यही कह रहा है, यू आर बाइंग टाइम। हो गए अब तैयार चुनाव के लिए? देखिए, पूरा जोर तो हम पिछले 2.5 साल से लगा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लोकसभा में 0.3% वोट हम पीछे थे और 2,60,000 वोट जो है महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में हमारे बीच में अंतर था। लेकिन अभी तो लाड़की बहन, एक लाड़की, वयोश्री योजना, गैस सिलेंडर, किसानों के लिए योजना, सभी योजनाओं हमने अभी से नहीं, वो तो सब दे दिया। बीएमसी कर्मचारियों को 28,000 रुपए का बोनस भी दे दिया, वातानुकूलित विश्राम गृह बना दिए, थाने क्रीक ब्रिज कर दिया चालू, सब मतलब 1200 से ऊपर फैसले लिए हैं भाई आपने 1 महीने में। कमाल की ऊर्जा दिखाई है सरकार ने। संदीप भाई, नहीं 1 महीने में नहीं, 2.5 साल में काम करने वाली सरकार है। 24/7 काम करने वाली सरकार है। फेसबुक लाइव वाली सरकार नहीं है। मंत्रालय 2.5 साल में 2 बार जाने वाली सरकार नहीं है। उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखने वाली सरकार नहीं है। साधुओं की हत्या करने वाली सरकार नहीं है। पर ऐसी सरकार है कि सरकार का ही एक बड़ा राजनीतिक हस्ती उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अपराधी इतने बेखौफ उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बाबा सिद्दीकी के मामले में क्या कहेंगे? देखिए, नहीं संदीप भाई, देखिए, बाबा सिद्दीकी को मैं 35 साल से जानता हूं और बाबा सिद्दीकी का जो रियल एस्टेट में कारोबार है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तब सबको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर अनुमति हो आपकी तो अयोध्या सरकार की नाकामी नहीं है। नहीं कहिएगा, पर बाबा सिद्दीकी मतलब सरकार का ही एनसीपी के बड़े नेता थे, बेटा विधायक है, बेटे को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई थी और गोली मार देता है कोई सरेरा। नहीं, बिल्कुल। उसके पहले देखिए, हम लोग सब 35 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए बाबा सिद्दीकी क्या काम करते थे, क्या नहीं करते थे, हमको सब पता है। पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस का जो 15 टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम काम पे लगी है, पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है अभी तक कहा नहीं है। जो पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अयोध्या के ऊपर कांग्रेस कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट हारी तो सब नाराज हो गए, भगवान राम से लेके सब नाराज हो गए। अरे भाई, कांग्रेस का जन्म मुंबई में हुआ, आप 40 साल से मुंबई नहीं जीत पाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जरा कांग्रेस वालों को मैं पूछना चाहता हूँ। इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। 40 साल से मुंबई जीते क्या इन लोग ने कभी? जहां पर इनका जन्म हुआ है वो एरिया उन्होंने कभी 40 साल में जीती नहीं है। बहुत अहम सवाल है। नहीं जवाब देने दीजिए ना रागिनी, क्विक रिस्पांस चाहूंगा, उसके बाद संदीप सोनवलकर से थोड़ा और हम विश्लेषण कराएंगे। जी, 1885 में मुंबई में ही तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। मुंबई तो जीत नहीं पाते, अयोध्या की बात करने लग जाते हैं। अरे तो अयोध्या में इन्होंने मुंह की खाई है, वो सच्चाई है। और जितना ये राम राम करते हैं लोगों को अब मरा मरा सुनाई दे रहा है। इसीलिए जितना ये धर्म के नाम पर बंटवारे और नफरत की राजनीति करेंगे उतनी मुंह की खाएंगे।
और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, वो तो आंकड़े आप सभी के सामने हैं भाई। लोकसभा चुनाव में जहां पर मोदी जी स्वयं चेहरा थे, वहां पर इतनी बुरी शिकस्त इनको मिली। मैंने तो पहले कहा डबल डिजिट नहीं पहुंच पाए। और भाई विपक्ष की पार्टियों ने मांग की थी कि 2-3 फेज में चुनाव हो। चुनाव आयोग से भाजपा ने मांग की एक ही फेज में चुनाव हो, एक ही फेज में चुनाव हो जाता है। उसके बाद भी पहले दिन से ही रोना पीटना शुरू हो गया। अरे अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए ना। आप कांग्रेस के ऊपर निशाना साधने में लगे। आप देखिए, इन्होंने लाडली बहन योजना की बात की, उसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना। अजीत पवार जी ने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए, उसमें मुख्यमंत्री गायब कर दिया है। माझी लाडली बहन योजना के पोस्टर लग रहे हैं अपनी फोटो के साथ। जो देवेंद्र फडणवीस है वो कह रहे हैं एकला चलो रे, और शिंदे जी अपने गाल बजाने में लगे हैं। तो भाई लड़ाई इस बात पर है कि नेता विपक्ष का की भूमिका में कौन नेता आगे आ पाएगा। वो तो लड़ाई क्योंकि आपके हार यहाँ नहीं है महायुति क्या? सरकार ने पूरी सीटें तरीके कौन से ज्यादा स्वीकार लेगा, कर ली। मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? उद्धव ठाकरे चेहरा होना चाहिए कि नहीं? सीधा जवाब दे दीजिए रागिनी। बिल्कुल देती हूँ मैं आपको। 2 दिन पहले प्रेस वार्ता हुई, नाना पटोले जी बैठे थे, शरद पवार जी बैठे थे और उद्धव ठाकरे जी बैठे थे, और तीनों ने एक स्वर में ये बात कही कि इस पर सीटों के बंटवारे पर भी फैसला होगा, बिल बांटकर फैसला होगा, और हम फ्रंट फुट पर बैटिंग करेंगे पूरे कोऑर्डिनेटेड। चलिए वो फैसला तो अभी पता लग जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर पेंच किसके अटकते। 1 मिनट रागिनी, अब संदीप सोनवलकर स्क्रीन पर। संदीप, महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान आज की तारीख में कौन कमजोर कौन बलवान? लास्ट माइल जो एक एफर्ट होता है वो महायुति की तरफ से जबरदस्त दिखा है। महायुति ने आखिरी ओवर में बहुत तेज बैटिंग की है और जबरदस्त छक्के चौके मारे हैं। जितना राहत सब जनता को दे सकते हैं सब देने की कोशिश की, लेकिन क्या जनता इसे मानेगी? क्योंकि आखिरी दिन पे किया गया। यहाँ तक कि आज दिन में राज्यपाल से 7 MLC विधान परिषद सदस्यों को शपथ दिला दी गई। मतलब आखिरी दिन भी शपथ दिलाने से नहीं चूके, और आखिरी दिन टोल भी मुंबई के माफ़ कर दिए। लेकिन जनता इसे मानेगी नहीं मानेगी ये अलग बात है, क्योंकि लोकसभा में नहीं माना। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक बड़ा कदम आज संदीप भाई उठाया है। कांग्रेस ने 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्रियों को लगा दिया चुनाव में नज़र रखने के लिए। सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, परमेश्वरन हैं, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को महाराष्ट्र में लगा दिया ऑब्जर्वर बना के, ताकि हरियाणा की तरह कोई गड़बड़ी न कर पाए। ऊपर से अविनाश पांडे और मुकुल वासनिक को जैसे 2 बड़े दिग्गज, जो अविनाश पांडे तो वो है जिन्होंने यूपी जिताया, उनको पूरे चुनाव का इंचार्ज बना दिया। तो लड़ाई बड़ी तेज है, ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है। अभी बस ये देखना कि ग्राउंड पर असर कितना है। लेकिन आज की स्थिति में यदि आप मुझे पूछेंगे तो निश्चित तौर पे सरकारी योजनाओं का लाभ अभी हवा में और लोगों में चर्चा तौर पर सुनाई दे रहा है। अब कांग्रेस इसे कैसे काउंटर करती है, कैसे आगे ले जाती है, इस पर बहुत कुछ दिखा है। नहीं, जो समीकरण भी हैं, जो जातिगत समीकरण हैं, वो कैसे अनफोल्ड कर रहे हैं संदीप? हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा महाराष्ट्र में कि एक मराठा, दलित और मुस्लिम कंबाइन एक समीकरण वो बना जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को होता दिखा। 48 में से 30 सीटें वो लेने में कामयाब हुए। लेकिन बड़ी दिलचस्प जो पिछले कुछ दिनों में घोषणाएं हुई हैं कि जो मुस्लिम ये जो मदरसों में जो शिक्षक हैं, 6,000 वाले को 16,000, 8,000 वाले को 18,000, और जो पिछड़ा वर्ग है, क्रीमी लेयर का जो कैटेगरी 8 लाख से ऊपर की जिसकी तनख्वाह है, वो क्रीमी लेयर में आ रहा है। प्रस्ताव भेज दिया गया है केंद्र सरकार को कि 15 लाख के ऊपर वाले को क्रीमी लेयर माना जाए। तो ये जातिगत समीकरणों में सेंधमारी और मराठा आरक्षण बनाम पिछड़ा वोट बैंक का कार्ड, और वो माधव फॉर्मूला जो महायुति अब अपनाती दिख रही है, कहां स्टैंड कर रहा है? मजे की बात है कि संघ प्रमुख तो कहते हैं कि जातियों में नहीं बांटना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए, लेकिन इस समय जाति की ही राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है। उस महाराष्ट्र में जहां संघ का मुख्यालय है, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ओबीसी वोट बैंक को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि मराठा मान नहीं रहे, दलित अभी भी चुप है, और निश्चित तौर पर माइनॉरिटी अभी मुझे नहीं लगता कि जाएगी बीजेपी के साथ। ऐसा कोई रीजन नहीं है सिवाय ये छोटी मोटी घोषणाएं करने। दलित वोट बैंक छटका, 13 से दलित वोट बैंक जो 25% कांग्रेस को मिला था 2019 में, वो 68% तक चला गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। पर हरियाणा में हम देख रहे हैं वो छिटका था। ये छिटकन की आशंका क्या महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है?
कोशिश तो यही हो रही, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी को भरपूर मदद दी जा रही है कि वो हर जगह कैंडिडेट उतारे और दलितों के वोट काटे। हालांकि लोकसभा में उसका दाव नहीं चला, लेकिन विधानसभा में 2000 वोट भी काम के होते हैं। इसी तरह जो मनसे के राज ठाकरे, वो भी बाकायदा ताल ठोक रहे और कह रहे हैं कम से कम 100 सीटों पर खड़ा करूंगा, तो वो मराठी वोट बैंक काटना चाह रहे। देखिए पूरा खेल एक दूसरे के वोट काटने में लगा है और वोट कटवाई है, इसमें चुनाव शायद किसकी तय। रणनीति सफल होती है ये देखने वाली बात है। हरियाणा ने देखिए अप्रत्याशित जो वो नतीजे दिए, सब जो सोचे बैठे थे उसके बिल्कुल विपरीत, इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव और अहम हो जाते हैं। और जो बैकफुट पर जो बीजेपी दिख रही थी, फिर से जो जोश भरा है, वो जोश सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव तक रहेगा या उससे आगे भी बढ़ता दिखेगा, ये अभी लाख टके का सवाल है। और यही बात लागू होती है इंडिया गठबंधन पर भी। टेम्पररी सेटबैक ही है क्या हरियाणा, बाकी वो बाउंस बैक करता दिखेगा क्या? हजारों की तादाद में राय आ रही है, साझा भी की है। धर्मेंद्र कुमार हमारे दर्शक हैं, पटना वासी हैं, इनका मानना है कि मिल्कीपुर में चुनाव ना कराने का फैसला चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो अभी देखते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कुछ और बात भी आती है। याचिका वापस ले ली गई तो साथ ही हो जाएंगे क्या चुनाव? नजर रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।